हर्ट पे बात कर रहे थे और आज ग्रीवियस हर्ट यानी घोर उपहति इस पर बात होनी है। तो ग्रीवियस हर्ट से कुछ भी अलग नहीं है, बल्कि ग्रीवियस हर्ट की ही विशेष प्रकार की प्रजाति है। और ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे, आप 116 पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। और 116 आईपीसी में 320 थी, वो कहती है उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उपहति है और नीचे लिखी किसी एक किस्म में आ रही है, वो किसी एक टाइप की हो रही है, तो उसे ग्रीवियस हर्ट कहेंगे, अदरवाइज वो हर्ट है। यानी ग्रीवियस हर्ट कुछ अलग ढंग की चीज नहीं है। अगर हर्ट ये कुछ विशेष प्रकार की तेज पीड़ा या कुछ स्थायित्व लिए हुए होगी, तो उसे हम ग्रीवियस हर्ट ये कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप 8 किस्में देखेंगे जो नीचे दी गई, तो इनमें मुख्यतः शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य ये होगा। लेकिन वो शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य टेम्परेरी तरीके का हो, कुछ अस्थायी तरीके का हो, ये नहीं होगा। बल्कि यहां शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य जो दिखाई देगा वो कुछ परमानेंट नेचर का दिखाई देगा, या उसकी तीव्रता वो कुछ बढ़ी हुई होगी। यानी उसकी एफिशिएंसी जो आदमी पर होगी, उसकी जो प्रभावकारिता है वो कुछ ज्यादा शार्प होगी। इसलिए इसको ग्रीवियस कहा। अदरवाइज ग्रीवियस होने के लिए इसमें अन्य कोई विशेषता नहीं, इसलिए उसने कहा उपहति की केवल नीचे लिखी किस्म। इसका मतलब जो नीचे लिखी किस्में, इसके अलावा ग्रीवियस हर्ट हो ही नहीं सकती। क्योंकि कानून में जो कुछ लिखा है उसे दोनों तरह पढ़ा जाएगा। इसलिए उसने जब कह दिया कि नीचे लिखी किस्में यही घोर हैं, तो फिर इसका मतलब यह है नीचे लिखी किस्मों को छोड़कर उपहति अन्य किसी भी किस्म की हो, वो घोर तो हो ही नहीं सकती। घोर होना है तो नीचे लिखी किस्मों में आना पड़ेगा। और नीचे लिखी किस्मों का एक एक करके विश्लेषण अगर आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब उपहति नीचे लिखी किस्मों में से किसी एक के अंतर्गत भी आ गए, तो उसका प्रभाव और परिणाम या तो आदमी पर बड़ा, ठीक है, स्थायी तौर का होगा, या उसकी तीव्रता इतनी अधिक होगी कि उसके परिणाम स्वरूप यदि व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा अनुभव हो रही है, तो वो शारीरिक पीड़ा सामान्य तरीके की नहीं होगी, बल्कि बड़ी तीव्र तरीके की शारीरिक पीड़ा यह अनुभव हो रही होगी। अगर उसे कोई रोग हुआ होगा तो वो बड़ा स्थायी और गंभीर प्रकार का हुआ होगा। आप देखें, पहला कहता है पुंसत्व हरण, ठीक है, किसी व्यक्ति का जो पौरुष है, ठीक है, उसकी पुरुषत्व की शक्ति का नाश, ये यदि आप कर रहे हैं तो इस उपहति को घोर उपहति की श्रेणी का माना ही जाएगा। और इसे घोर उपहति की श्रेणी का मानने का कारण यह है कि इससे शारीरिक पीड़ा ये तो व्यक्ति को होगी होगी, क्योंकि जब आप किसी भी अंग को सेपरेट करेंगे बॉडी से तो पीड़ा तो होनी है, और उसका परिणाम ये उसकी शेष बकाया पूरी जिंदगी पर होगा। इसलिए कोई बड़ा अस्थायी प्रकार का परिणाम उसके शरीर पर हो रहा है यह नहीं कहा जा सकता, बड़ा स्थायी प्रकार का परिणाम उसके शरीर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए इस उपहति की किस्म को घोर उपहति इस श्रेणी में रखते हैं। आप एक एक को एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे
कि उपाधि की सारी ये किस्में इसी प्रकार के परिणाम पैदा करेंगी। देखें, कहता दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, ठीक है, स्थायी विच्छेद। ईश्वर ने दो आंखें दी और आप उसमें से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ये कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं, तब तो उसकी जिंदगी ये आपने नरक बना ही दी है। लेकिन अगर एक आंख इसकी ज्योति का भी स्थायी विच्छेद कर दिया गया तो भी उसने तब भी आपने उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसको बहुत स्थायी तौर पर प्रभावित कर दिया। और विशेषकर हिंदुस्तान के संदर्भों में जब देखें तो यहां तो यह रीति रिवाज भी है कि अगर जिसकी एक आंख खराब है ऐसा व्यक्ति सुबह दिख जाए तो लोग बड़ा अशुभ और अपशकुन मानते हैं। ठीक है, चलिए, दुनिया बड़ी मॉडर्न होती जाएगी तो अशुभ और अपशकुन नहीं माना जाएगा। लेकिन ईश्वर न करे अगर दूसरी आंख में कुछ हो गया तो फिर वो जिंदगी भर के लिए, ठीक है, इस प्रकार की जिंदगी जीने को विवश हो जाएगा जो दूसरों की सहायता के बिना काटी नहीं जा सकती। आंख की ज्योति पर टेम्परेरी आपने कोई प्रभाव उत्पन्न किया है तो फिर उपहत ही है, तब फिर हर्ट ही है। लेकिन अगर स्थायी विच्छेद हुआ है तो फिर ग्रीवियस हर्ट यह माना जाएगा, क्योंकि शरीर की जो क्षमता है, जीवन की जो गुणवत्ता है, वो बड़ी स्थायी तौर पर प्रभावित हो रही है। तीसरी स्थिति देखें, कहता दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। फिर उसने स्थायी शब्द का प्रयोग किया कि स्थायी विच्छेद। ऐसा कुछ नहीं किया आपने, एक थप्पड़ मारा कान में सीटी ऐसी बजने लगी और सुनाई पड़ना बंद हो गया फॉर द टाइम में, तब ये उपहति यही है, तब कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 2 और 3 मिनट कान की श्रवण शक्ति फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन अगर स्थायी विच्छेद हो गया तब तो जीवन की गुणवत्ता और शरीर का सामर्थ्य दोनों प्रतिकूल तौर पर प्रभावित हुए। और अगर दोनों प्रतिकूल तौर पर प्रभावित हुए तब इस व्यक्ति जिसने इस श्रेणी की उपहति कारित की है उसे उस व्यक्ति के समान दंडित करना जिसने अस्थायी प्रकार की, ठीक है, क्षति ये व्यक्ति को कारित की है, ये तो अन्याय को जन्म देगा। क्योंकि न्याय का अर्थ ही है कि दंड आपके कृत्य के अनुपात में, न कम न ज्यादा। तो अगर कान की श्रवण शक्ति आपके कृत्य के परिणाम स्वरूप अस्थायी तौर पर प्रभावित हुई तो आपको जितना दंड मिलना चाहिए, अगर आपके कार्य के परिणाम स्वरूप कान की श्रवण शक्ति स्थायी तौर पर प्रभावित हो गई, और प्रभावित हो गई तो ये क्या हुई, रोगग्रस्त हो गई। ठीक है ना, पीड़ा ये तो जब चोट लगी तभी हुई होगी, लेकिन जब श्रवण शक्ति ये स्थायी तौर पर प्रभावित हुई तो फिर क्या हुआ, रोगग्रस्त कान हो गया। क्योंकि किसी भी कोई भी अंग शरीर का रोगग्रस्त हुआ ये कब जाता है, जबकि शरीर में उस अंग का जो सामान्य उपयोग है वो व्यक्ति नहीं कर सकता, तब यह कहा जाता है कि अमुक अंग रोगग्रस्त हो गया। तो कहता है कि दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। फिर कहता किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, ठीक है, किसी भी अंग या जोड़ का, ठीक है, विच्छेद। कहता है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। और अगर आपने विच्छेद कर दिया फिर आप सर्जन नहीं है जो दोबारा जोड़ देंगे, और जो सर्जन भी हैं उन्हें भी दोबारा जोड़ने में
बहुत दिक्कत आती है, आसानी से जुड़ता नहीं है कुछ भी। आपने क्या किया, किसी भी अंग, उसका हाथ काट लिया, पैर काट लिया, ये जोड़ का विच्छेद कर दिया है, ठीक है। जहां पर हड्डियों में जोड़ है, आपने तो इस ढंग से तोड़े कि उनका विच्छेद हो गया, वो एक दूसरे से अलग हो गए। और जब एक दूसरे से अलग हो गए तो अब कतई ये असंभव ना हो, लेकिन ये कठिन बहुत जरूर हो गया है कि वो अंग या जोड़ फिर से उसी दशा में वापस आ पाएगा। और चूंकि वापस उसी अवस्था में आने की जो संभावना है वो बेहद कठिन हो गई है, इसलिए उपाधि की इस श्रेणी को उपाधि की सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रखा जाना ये न्याय संगत नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने विच्छेद कर दिया, अंग या जोड़ का विच्छेद कर दिया। अगर अंग या जोड़ को सिर्फ चोट पहुंचाई होती तब बात अलग थी। विच्छेद करके आपने अंग या जोड़ को वापस उसी दशा में लाने की जो संभावना है इसको बहुत न्यून कर दिया है, बहुत कठिन कर दिया है। तो वापस उसी दशा में इस अंग या जोड़ के आने की जो संभावना है, उसकी जो न्यूनता है, उसके मद्देनजर आपके द्वारा पहुंचाई गई इस उपाधि को घोर उपाधि की श्रेणी में रखा जाना यही ठीक होगा। इसलिए उन्होंने इसे उपाधि की इस श्रेणी को घोर उपाधि की श्रेणी में रखा। फिर कहा किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का, अब आपने विच्छेद नहीं किया है, लेकिन क्या किया, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास यह कर दिया है। इस ढंग से चोट पहुंचाई कि अंग लकवाग्रस्त हो गए, ठीक है, पैरालाइज हो गया व्यक्ति, उसके जोड़ का विच्छेद नहीं किया आपने, लेकिन इस तरह तोड़ा है कि अब उसे जोड़ना असंभव है लगभग, और जुड़ भी जाए तो उसकी जो शक्ति है उसका स्थायी नाश हुआ है। यानी हाथ जैसे ये है, ये सीधा होना बंद हो गया, ये पूरा मुड़ नहीं रहा, तो उसकी जो शक्ति थी, किसकी, अंग या जोड़ की, उसकी शक्तियों का नाश कर दिया या उसमें स्थायी ह्रास कर दिया। स्थायी ह्रास मतलब परमानेंट कमी आ गई, काम कर रहा है वो अंग या जोड़, काम कर रहा है, लेकिन उसमें कमी आई है उसके काम करने में, और वो कमी स्थायी तौर की है, उसे अब दूर नहीं किया जा सकता, और यह नाशी कर दिया। अब वो चल ही नहीं रहा, अब वो मुड़ता ही नहीं, या तो स्थिति आ गई और या फिर स्थिति आ गई कि मुड़ता तो है लेकिन उसकी क्षमता में परमानेंट कमी आई है। तब फिर आपके जिस कृत्य के परिणाम स्वरूप ये हुआ है उस कृत्य को घोर उपहति इस श्रेणी में रखा जाना ही ठीक होगा। तो वो उन्होंने कहा सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, ठीक है, डिसफिगरमेंट चेहरे या सिर का, क्योंकि चेहरा या सिर ऐसा शरीर का भाग है जो दूसरों को हमेशा दिखाई देगा, और अगर आप नकाब पहनकर भी चलेंगे तो एक तो हर समय नकाब पहन नहीं सकते, और दूसरा कम से कम घर में है, वहां तो नकाब नहीं पहनेंगे। और अगर सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण हुआ तो नकाब फिर हम अपनी मर्जी से नहीं पहनेंगे, अगर पहनेंगे भी तो अपनी बदसूरती छुपाने को अपनी मजबूरी में पहनेंगे। तो अगर आपके किसी कृत्य के परिणाम स्वरूप
हमें मजबूर होना पड़ रहा है और स्थायी तौर पर हमेशा के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि क्या कहा, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, ठीक है, परमानेंसी है विद्रूपीकरण में। सिर का विद्रूपीकरण होगा, पकड़कर बाल घोट दिए, गंजा कर दिया आदमी को, सिर का विद्रूपीकरण हो जाएगा। किसी महिला के बाल पकड़े और पुरुषों की तरह छोटे छोटे काट दिए, सिर का विद्रूपीकरण हो जाएगा, चेहरे का भी हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, बाल फिर बढ़ जाएंगे। ये डिस्फिगरमेंट परमानेंट नहीं है। लेकिन डिस्फिगरमेंट अगर परमानेंट किया गया, चेहरा दाग दिया सिगरेट से जलती हुई, या नाक ही काट ली, ठीक है, कुछ ऐसा किया जिससे परमानेंट डिस्फिगरमेंट हुआ है, तब फिर ये जो कुछ आप कर रहे हो, तो सिर या चेहरा व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, ठीक है, व्यक्ति के आकर्षण में, व्यक्ति के देखने योग्य बनने में सिर या चेहरे की भूमिका है। और जब आप इस प्रकार से विद्रूपीकरण करोगे तो सिर या चेहरे का जो नॉर्मल उपयोग है वो सामान्य उपयोग नहीं बचेगा। तो जिस समय आप ऐसा करोगे उस समय उससे शारीरिक पीड़ा भी होगी, और बाद में सिर या चेहरा रोगग्रस्त हो गया है यह भी कहा जाएगा। अंग शैथिल्य भले न कारित हुआ, क्योंकि अंग शैथिल्य इन दशाओं में कारित होगा जब से जोड़ या उसके अंग की शक्तियों का स्थायी नाश आप करेंगे तो अंग शैथिल्य भी कारित होगा। लेकिन रोग की परिभाषा खाली बुखार नहीं होता है, रोग की परिभाषा पेट दर्द नहीं होता है, ठीक है, रोग की परिभाषा उल्टी आना यही नहीं है, चक्कर आना यही नहीं है। रोग की एक साधारण परिभाषा दी जा सकती है कि किसी भी अंग को रोगग्रस्त कहा जाएगा जब उस अंग का जो सामान्य उपयोग है वो उपयोग न किया जा सके, तो उस अंग के बारे में यह कहा जाएगा कि वो अंग रोगग्रस्त है। यही परिभाषा मान्य हो सकती है। चिकित्सा जगत में रोग की कोई परिभाषा हो, कानून की दुनिया में रोग की यही परिभाषा मान्य होती है। सबकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, दूसरे की दुनिया अलग है। इसीलिए कुछ लोग जब लिखा करते हैं ना, हम देख रहे थे एक दिन ऐसे ही फेसबुक चलाते हुए, तो एक सज्जन लिख रहे थे कि असल मुद्दों की ओर से ध्यान हटाया जा रहा है, और वो असल मुद्दे जिन्हें बता रहे थे वो नौकरी है। तो ये उनकी नजर में असल मुद्दे होंगे, हर व्यक्ति के लिए असल मुद्दे अलग हैं। कुछ लोगों के जीवन का सिद्धांत है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और कुछ लोगों के जीवन का सिद्धांत है कि सर सलामत तो सब सलामत। अरे सर ही ना रहा तो फिर किसी भी चीज का मतलब क्या बचेगा। कुछ कहते हैं कि प्रतिष्ठा यह बचनी चाहिए चाहे सब कुछ चला जाए, और कुछ कहते हैं कि पैसा ये पैदा हो जाए, प्रतिष्ठा बचे या ना बचे, ठीक है ना। प्रतिष्ठा का क्या है। कुछ कहते हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया तो हमारे घर के बाहर है ही नहीं, ठीक है। कुछ किसी की भी नौकरी करना ये पसंद नहीं करते, और कुछ के लिए जीवन का लक्ष्य ही नौकरी है। तो अगर आप ये कहते हैं असल मुद्दा, तो वो जिसे आप असल मुद्दा बता रहे हैं वो आपकी नजर में असल मुद्दा होगा, आपकी नजर में नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज होगी,
लेकिन सारे लोगों की नजर में नौकरी ही जीवन का लक्ष्य है, यह आपने कैसे मान लिया? सबके लिए असल मुद्दे अलग होते हैं और सबकी दुनिया ये भी अलग अलग है। कोई किसी को कुछ ठीक है महत्वपूर्ण मानता है और कोई किसी को महत्वपूर्ण मानता है। तो सबकी दुनिया अपने हिसाब की है। तो चिकित्सा जगत की दुनिया और कानून की दुनिया दोनों अलग है। कल भी हमने चर्चा की थी कि चिकित्सा जगत जिसे पागल मानेगा उसे कानून की दुनिया में पागल नहीं मानेंगे। कानून की दुनिया में व्यक्ति पागल माना जाए, इसके लिए कुछ ज्यादा चाहिए। चिकित्सा जगत में जो पागल माना जाएगा उसे कानून की दुनिया में पागल नहीं माना जाएगा। जो आपका धर्म की दुनिया है वहां का आदमी ये अलग है और चिकित्सा जगत में आदमी वो अलग है। चिकित्सा जगत के आदमी की परिभाषा यह है कि जिसमें 5 लीटर खून बह रहा हो, 206 हड्डियां हो, जिसका दिल धड़कता हो, ठीक है, वो आदमी है। जबकि जो धर्म की दुनिया वहां कहेंगे ये कोई आदमी है। तो सबकी दुनियाएं अलग अलग हैं। तो चिकित्सा जगत की दुनिया और कानून की दुनिया ये बिल्कुल अलग अलग है। तो कानून की दुनिया में अगर सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण हुआ है वो भी स्थायी, तो व्यक्ति को रोगग्रस्त माना जाएगा, क्योंकि यहां रोग की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि किसी भी अंग का जो उपयोग होता है वो अगर व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति का वो अंग रोगग्रस्त है। आपने जब सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण कर दिया तो डेफिनेटली सिर या चेहरा जो सबको दिखाई देता था, जिसके आधार पर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान थी, जिसके आधार पर वो आकर्षक प्रतीत होता था, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब तो वो अत्यंत भद्दा प्रतीत होता है। ठीक है, आप सुंदर से सुंदर लोगों के नाम ले लो, अगर उनके सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण कर दिया जाए तो आप देखना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, एसिड अटैक पर बनी हुई एक पिक्चर आई थी, नाम हम भूल रहे हैं। उसमें एसिड अटैक से पीड़ित जो महिलाएं थी उनका चेहरा दिखाया गया कि पहले कैसी और अब कैसी। लोग देखना पसंद नहीं करते। तो आपने पीड़ा तो पहुंचाई, साथ ही साथ उनके सिर या चेहरे को स्थायी तौर पर विद्रूपित करके सिर या चेहरे को रोगग्रस्त यह भी किया है। इसलिए और स्थायी तौर पर परमानेंसी है उसमें, इसलिए अब आपके कृत्य को घोर उपहत्या इसी श्रेणी का माना जाना चाहिए। अब देखिए, घोर उपहत्या आपने पहुंचाई है, ये तो बात आ रही है, जहां सिर्फ घोर उपहत्या परिभाषित हो रही। आगे के सेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि घोर उपहत्या जिस उद्देश्य के लिए ये जिस परिस्थिति में पहुंचाई जाएगी, उस उद्देश्य या उस परिस्थिति की गंभीरता के आधार पर भिन्न भिन्न दंड ये प्रावधानित होंगे। आप एसिड से घोर उपहत्या ये कारित करोगे, भिन्न दंड मिलेगा, हो सकता है आजीवन कारावास मिल जाए केवल घोर उपहत्या। और आप सिंपल घोर उपहत्या कारित करोगे तो भी 7 साल कारावास ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आप असन के, वेदन के, काटने के उपकरणों के माध्यम से घोर उपहत्या कारित करोगे, 10 साल का कारावास या मैक्सिमम आजीवन कारावास, ये तो इनमें कुछ भी मिल सकता है। आप संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए, संपत्ति का प्रत्यावर्तन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, उद्यापन क्या होता है, ये सब बात करेंगे अभी। लेकिन अभी मोटे मोटे में हम बोल रहे हैं कि संस्कृति को उद्यापित करने के लिए, संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए घोर उपहत्या कारित करोगे, यानी पर्टिकुलर पर्पज है आपका, तो अधिक दंड ये भी मिलेगा। लेकिन घोर उपहत्या होती क्या है, अभी तो वो सिर्फ इस पर बात कर रहा है। कहता है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, कहता है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान।
अक्सर वहां यह भी कचहरी में हम सुना करते हैं कि तब हड्डी तो टूटी ही नहीं, ग्रीवियस हर्ट कैसे है? कहता अस्थि का भंग या विसंधान, डिसलोकेशन, जिसे सामान्य भाषा में हाथ पैर का उतर जाना कहते हैं। यह हाथ उतर गया, पैर उतर गया, ठीक है, उसे जिस जगह पर होना चाहिए वहां से वो डिसलोकेट हो गया आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप, ठीक है। और जब डिसलोकेशन होता है तो डॉक्टर जब उसे वापस उसी दशा में लाता है तो भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा। वो पीड़ा हमने सही है 2-3 बार, इसलिए मैं मालूम, भयंकर पीड़ा होती है जब उसे वापस उसी दशा में लाया जाएगा। तो इसलिए उस दर्द के मद्देनजर, ठीक है, डिसलोकेशन अगर हुआ है हड्डी का या दांत का, दांत बड़ा मजबूत होता है, ठीक है। आप दांत उखड़वाने, हमने वो भी उखड़वाए हैं सारे के सारे, इसलिए हमें वो भी पता है, ठीक है। वो भी बड़ा मजबूत होता है, उसमें भी जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर सारी चीजें करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे अगर दांत उखड़े तो बहुत पेन होता है। तो दांत का भंग, अस्थि का भंग या अस्थि का विसंधान, दांत का टूटना, अगर इतनी चोट आपने मारी कि दांत टूट गया है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि दांत बड़ा हार्ड होता है, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी, तो इसमें बहुत दर्द होता है। और भंग अस्थि जैसी है नेचुरली, नेचुरली हड्डी जैसी है, उसमें कुछ भी अगर हुआ तो भंग मानते हैं। जिसे आप कहते हो क्रैक हो गई हड्डी, वो भी भंग माना जाएगा, क्योंकि हड्डी अपनी नेचुरल अवस्था से, ठीक है, बदल गई है, उसमें लाइन खिंच गई है, ठीक है, क्रैक हुई है, वो टूटी नहीं है, लेकिन क्रैक हो गई। और जब हड्डी क्रैक होती है तो यहां पर लिगामेंट्स होते हैं, वो लिगामेंट टूट ही जाते हैं। जब भी क्रैक होगी हड्डी या हड्डी टूटेगी, लिगामेंट टूट ही जाएंगे, और लिगामेंट्स टूटने पर बेहद पेन होता है। और क्रैक अगर हुई है तो भी 15 दिन प्लास्टर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 15 दिन का 3 हफ्ते प्लास्टर तो पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो वो बड़ी पेनफुल जॉब है, इसलिए उसको भी यहां पर ग्रीवियस हर्ट इस श्रेणी में रखा है। और 8वां उन्होंने कहा कोई उपाधि जो जीवन को संकटापन्न करती है। अब ये कौन सी उपाधि है? सबसे ज्यादा दिक्कत यही देती है आपको। एलएलबी में जब हम थे तब हमें भी यही सबसे ज्यादा दिक्कत देती थी, जो जीवन को संकटापन्न करती है, क्योंकि इसे अलग करना पड़ेगा उस उपाधि से जो मृत्यु कारित करने के आशय के साथ या मृत्यु कारित करने के ज्ञान के साथ पहुंचाई गई, क्योंकि वो अगर पहुंचाई गई तो मसला 307 या 308 में पहुंच जाएगा। अगर सिर्फ अस्थि उपाधि ऐसी है जो जीवन को संकटापन्न कर रही है तो मसला घोर उपाधि है, इसी में रहेगा। घोर उपाधि की किस दशा में जाएगा वो अलग बात है, लेकिन फिर मसला घोर उपाधि का ही है। यानी आप उपाधि जब कारित कर रहे थे तो न तो आपका आशय था कि हम संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दें, और न आपको इस संभाव्यता का ज्ञान था कि मेरे द्वारा कारित इस उपाधि से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आपने सिंपल उपाधि यही कारित की, आपने सिर्फ चाकू चलाया, सिर्फ चाकू चलाया, और वो चाकू पेट पे लगा। लेकिन पेट, इसके ऊपर जो ऊपरी खाल की सतह है, चाकू उसे भेद कर अंदर तक नहीं पहुंचा। यानी मृत्यु कारित करने का आशय था, और दूसरा आपने चलाया नहीं। चाकू रहा आपके पास लेकिन दूसरा नहीं चलाया, एक चलाया, और वो पेट पे ही लगा, ठीक है। लेकिन अंदरूनी हिस्सों को
नुकसान पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी, चोट इतनी गहरी नहीं गई, और दूसरा आपने चलाया नहीं। तो अगर मृत्यु कारित करने का आशय था इस उपाधि के परिणाम स्वरूप, तो फिर दूसरा चाकू का वार होना ही चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसका मतलब एविडेंस यह बात शो कर रहा है कि आपने उपाधि कारित करने का आशय तो था, उपाधि कारित करने का आशय था आपका, ये तो तय है, ठीक है, क्योंकि उपाधि कारित करने का आशय न होता तो आप चाकू चलाते ही नहीं। उपाधि कारित करने का आशय तो था आप में, या आप में यह ज्ञान था कि मेरे इस कृत्य के परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य हो जाएगा। आशय या ज्ञान, इसमें से एक बात तो थी, और अगर ऐसा था तो उपाधि आपने कारित की। लेकिन मार डालने का आशय, ठीक है, आपका ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य थी, यह बात साबित नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरा चाकू चला ही नहीं। हम एक मामले के तथ्यों के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे अनेकों तथ्य हो सकते हैं जिनमें साक्ष्य के आधार पर एक युक्ति संगत मनुष्य सोचने पर इस निष्कर्ष पर आए कि निश्चित तौर पर जिसने उपाधि कारित की उसमें मृत्यु कारित करने का कोई आशय विद्यमान नहीं था, क्योंकि अगर होता तो उसने मृत्यु कारित करने की दिशा में इस उपाधि कारक कार्य के अतिरिक्त कुछ और भी जरूर किया होता, ठीक है। ऐसी अनेकों स्थितियां हो सकती हैं जिसमें साक्ष्य के आधार पर एक युक्ति संगत मनुष्य का यह निष्कर्ष हो। उनमें से एक दशा और स्थिति यह भी हो सकती है कि आपके हाथ में चाकू है, आपने पेट पर चलाया है, जानबूझकर चलाया है, परिस्थितियां बता रही हैं, साक्षी बता रहे हैं कि आपने जानबूझकर चलाया, तो जानबूझकर चलाया तो इसका मतलब यह कि आपने या तो आशय या ज्ञान, या आशय और ज्ञान दोनों ये निवास कर रहे थे कि मेरे इस चाकू के परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य होगा। तो उपाधि तो आपने कम से कम कारित की है, लेकिन चूंकि दूसरी नहीं की है, इसलिए इस निष्कर्ष को नहीं निकाला जा सकता कि इस शारीरिक क्षति को पहुंचाते समय आपके मन में इस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देने का, यानी इसे ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय विद्यमान था जो इसकी मृत्यु को कारित करता, क्योंकि दूसरा चलाया ही नहीं और रोकने वाला कोई था नहीं। तो यहां एक युक्ति संगत मनुष्य का निष्कर्ष सिर्फ इतना हो सकता है इन तथ्यों में कि निश्चित तौर पर इस व्यक्ति का जो आशय और ज्ञान था वो उपाधि कारित करने का था। अब यह उपाधि चूंकि आसन के, वेधन के, काटने के उपकरण के माध्यम से कारित हुई है, तो मसला अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन पूर्व की धारा 324 उसमें जाएगा, क्योंकि आसन के, वेधन के, काटने के उपकरण एक विशेष उपकरण से यह उपाधि कारित की गई। अब अगर इस उपाधि के बारे में डॉक्टर की राय हो कि बस चाकू वहां तक तो पहुंच ही गया था जिस खाल की जिस सतह के नीचे लीवर, गुर्दे, ठीक है ना, स्प्लीन, आपका जो अन्य महत्वपूर्ण अंग हैं वे सब मौजूद थे, बस वहां तक पहुंच ही गया था, बस ईश्वर ने ही खैर की, जरा सा आगे जाता और गया था मसला। तो ये चोट कैसी है? ये उपाधि जीवन को संकटापन्न कर रही है, यानी जीवन को संकटापन्न करने वाली उपाधि है। इस आशय से तो कारित नहीं की जाती है कि वो जीवन को संकटापन्न करे, इस आशय या इस ज्ञान के साथ वो कारित नहीं की जाती है कि वो जीवन को संकटापन्न करे। अगर इस आशय और इस ज्ञान से वो कारित की गई है कि जीवन को संकटापन्न करे, तो मसला पहुंच जाएगा 307, 308 या 302 या 304 में, तब मसला वहां पहुंचेगा। अगर इस आशय या इस ज्ञान के साथ उपाधि कारित की जाए कि वो जीवन को संकटापन्न करे,
तो फिर यह हत्या का प्रयास है। लेकिन इस आशय या इस ज्ञान के साथ उपाधि कारित नहीं की गई, लेकिन जो उपाधि कारित करने के आशय के साथ कारित की गई, वो उपाधि स्वयं में इस श्रेणी की थी कि वो जीवन को संकटापन्न कर देने की सामर्थ्य रखती थी। इसलिए इस उपाधि को अब साधारण उपाधि यह नहीं कहा जा सकता, इसे घोर उपाधि यही कहा जाना चाहिए। मान लिया आप ऐसी शारीरिक क्षति नहीं कारित करना चाहते थे जो व्यक्ति की मृत्यु को संभाव्य बनाती हो, मान लिया, लेकिन आपने जो शारीरिक क्षति कारित की, आपने जो उपाधि कारित की, वो उपाधि स्वयं में ऐसी है, स्वयं उसका स्वभाव ऐसा है कि वो जीवन को संकटापन्न कर सकती है। आपने कुत्ता किसी को काट ले, इसलिए उसे कुत्ते को जिसे ठीक है उत्प्रेरित करना, हुचकाना कहते हैं, वो नहीं किया, ठीक है ना। नो डाउट आपने रास्ते में चलते सांड को जो उत्तेजित किया वो इसलिए नहीं कि सामने वाले को वो उठाकर पटक दे, इसलिए नहीं किया, मान लिया। लेकिन जो कुछ आपने किया उसका परिणाम यह हो सकता था कि सांड आगे चलते हुए व्यक्ति को उठा करके पटक दे, यह परिणाम हो सकता था। आप में आशय नहीं था, आप में ज्ञान नहीं था, मान लिया। जैसे कि आपने पीछे मुंह घुमाया और थूक दिया, पान खाए हुए हैं आप, खूब मुंह में भरा हुआ है और पीछे मुंह घुमाया और थूक दिया, तो आपका आशय डेफिनेटली ये नहीं है कि पीछे आते हुए आदमी के मुंह पर वो गिरे और ये कहा जा सके तुमने उसके मुंह पर थूक दिया, ये डेफिनेटली आपका आशय नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये आपको पता है, ठीक है, ये असंभव है, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। ठीक इसी तरह नो डाउट आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित नहीं की जो मृत्यु को संभाव्य बनाती थी। अगर ऐसी शारीरिक क्षति आपने कारित की होती तब तो बात ही खत्म थी, तब तो मसला हत्या के प्रयास का था, वर्तमान में 109 और पूर्व में 307, ठीक है। अगर ऐसी स्थितियां थी कि वो व्यक्ति की मृत्यु को संभाव्य बनाने वाली क्षति थी और उस श्रेणी की थी कि हत्या होती है, तो आप 109 या 307, और अगर वैसी नहीं थी लेकिन ज्ञान या आशय आप में विद्यमान था तो 110 या 308 ये है। लेकिन आप में वो आशय ज्ञान नहीं था, नो डाउट नहीं था, लेकिन आपने 20 लाठियां आदमी के जाने दी, आपको मालूम नहीं था, आपने उसके पेट में कम से कम 20 लातें मारी, आपको मालूम नहीं था अंदर स्थिति क्या बनेगी, आके पसलियां टूट सकती हैं, पसलियां टूटकर जो नाजुक अंग हैं उनमें घुस सकती हैं, आपको मालूम नहीं था, ये स्प्लीन फट सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है। आप पेट में ही धड़ाधड़ घूंसे मार रहे थे, मान लिया हमने कि मार डालने का आशय नहीं था, ठीक है, आप घूंसे मार रहे थे तो उपाधि कारित करने का था, आपने मुंह पर जहां उसकी नाक है वहीं आप मार रहे हो, तो ये जो उपाधि आप कारित कर रहे हो ये सामान्य श्रेणी की नहीं है। नो डाउट आप शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल यही कारित कर रहे हो, आपका कोई आशय उसे मार डालने का नहीं है, लेकिन यह उपाधि जीवन को संकटापन्न कर रही है। ये उपाधि एक विशेष श्रेणी की है। आप देखें जिन्होंने कानून बनाया है उन्होंने जीवन को कितने नजदीक से देखा है,
कि एक एक परिस्थिति वो न सिर्फ उन्होंने रखी है बल्कि उसके लिए सेक्शन ये भी बनाया है। बिल्कुल ऐसा होता है। वो शारीरिक उपाधि जो मृत्यु कारित करने के आशय के साथ या मृत्यु कारित करने की संभाव्यता के ज्ञान के साथ कारित की जाए, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। और ऐसी शारीरिक क्षति जो जीवन को संकटापन्न करती है, ये बिल्कुल अलग बात है। आपने लाठी उठाई और खोपड़ी पर जाने दी, एक ही मारी, नो डाउट एक मारी, अगली नहीं मारी है। ये आपके आशय की सूचना दे रही है कि आप उपाधि कारित करना चाहते हो, मार डालने लायक उपाधि कारित नहीं करना चाहते, आप ऐसी शारीरिक क्षति कारित नहीं करना चाहते थे जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ठीक है ना, आपको ज्ञान था कि मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये उपाधि सामान्य नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन को संकटापन्न करती है। ठीक है ना। तो ऐसी उपाधि है जो डेफिनेटली उन मनोभावों के साथ कारित नहीं की गई, जिन मनोभावों के साथ उपाधि कारित करने पर वह ऐसी शारीरिक क्षति मानी जाती है जो मामले को हत्या के प्रयत्न या आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है उसके प्रयत्न की ओर ले जाती है। लेकिन यह उपाधि साधारण किस्म की है, यह भी नहीं कहा जा सकता। यह उपाधि कम से कम साधारण किस्म की नहीं है। यह उपाधि उससे कुछ कम लेकिन साधारण उपाधि से कुछ ज्यादा है। ठीक है ना, उस उपाधि से तो कम है जो ऐसी शारीरिक क्षति के रूप में है जिससे मृत्यु संभावित थी, और जो आपने साक्ष्य या इस ज्ञान के साथ कारित की थी उससे तो कम है, उससे तो कम है डेफिनेटली। दोषिता के दृष्टिकोण से, गंभीर उपाधि की गंभीरता के दृष्टिकोण से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके मन की दोषिता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। आपके मन की दोषिता के दृष्टिकोण से वो उपाधि निश्चित रूप से ज्यादा गंभीर है, ये उपाधि निश्चित रूप से कम गंभीर है। लेकिन अगर दोषिता के दृष्टिकोण से भी देखें तो आप जो कि साधारण उपाधि कारित करते हैं तब जितने दोषी होते उससे अधिक दोषी इस उपाधि के कारित करने पर डेफिनेटली है। तो इस उपाधि का जो उससे कम किंतु इससे ज्यादा, साधारण उपाधि से ज्यादा दोषी आपको बनाती है, इस उपाधि का नामकरण हम क्या करें, इसके नामकरण की समस्या है। क्योंकि चीजों का कोई नाम नहीं है। हम सब जब खुद को बुलाते हैं तो कोई नाम नहीं लेते, कहते मैं। ठीक है, तब हम अपना नाम नहीं लेते, तब हम मैं ये कहते, हम भी कहते, आप भी कहते, सब दुनिया में सभी कहते हैं। जब दूसरा बुलाता है उसके लिए नाम रखा जाता है और नामकरण होता है। नाम आप लेके नहीं आए, आपका कोई नाम है भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का भी कोई नाम नहीं, वो भी अनाम है, आप भी अनाम हैं। पुकारने के साधन के तौर पर आपका नाम रख दिया गया है, वो नाम आपका है नहीं, रखा गया है सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाम व्यवहारिकता इसके कारण से, उपयोगी होने के कारण रख दिया गया है, वो वास्तविकता नहीं है। ऐसे ही तो व्यवहारिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए, चीजों को पुकारने के लिए उनका नामकरण जरूरी होता है। तो इस उपाधि का नामकरण ये भी करना पड़ेगा। तो इसको ये कहा कि ये ऐसी उपाधि है, ये ऐसी उपाधि है, ऐसी शारीरिक क्षति नहीं है जो व्यक्ति की मृत्यु की संभाव्यता का आशय, ये व्यक्ति की मृत्यु की संभाव्यता का ज्ञान रखकर कारित की गई है। ऐसी शारीरिक क्षति नहीं है, ये ऐसी उपाधि है जो जीवन को संकटापन्न बनाती है। ये उपाधि की एक विशेष श्रेणी हो गई। ठीक है ना, ये उपाधि की एक विशेष श्रेणी हो गई।
कौन सी? जो जीवन को संकटापन्न बनाती है। अब क्योंकि ये जीवन को संकटापन्न बना रही है, इसलिए इसे साधारण उपाधि के रूप में छोड़ देना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि ये उस उपाधि से अधिक है। और जब ऊपर हम लिख चुके कि उपाधि की केवल निम्न किस्में घोर कहलाती हैं, तो अगर इस लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया तो फिर यह उपाधि ही मानी जाएगी, क्योंकि ऊपर तो हम लिख चुके हैं कि उपाधि की केवल निम्न किस्में घोर कहलाती हैं, तो इन निम्न किस्मों में इसको शामिल करना ही होगा। अगर हम इसे उपाधि से कुछ अधिक गंभीर मान रहे हैं और इसे कारित करने वाले को सामान्य उपाधि कारित करने वाले से कुछ अधिक दोषी मान रहे हैं, तो डेफिनेटली इस उपाधि को हमें कहां रखना पड़ेगा? घोर उपाधि की जो श्रेणियां हैं उनमें से किसी एक श्रेणी में हमें इसे रखना ही पड़ेगा। इसलिए 8वीं श्रेणी में उसने कहा कि कोई उपाधि वो सिर में कारित की गई, टांग में कारित की गई, हाथ में कारित की गई, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि टांग में आपने कारित की और बाई चांस वेन वो ही कट गई, ठीक है ना, धमनी या शिरा वो कट गई, अरे वो तो पूरे शरीर में है, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, मिनटों में आदमी मर जाएगा। हां ये ठीक है कि कई बार भाई आदमी की किस्मत है, डॉक्टर ही मिल गए पड़ोस में ही, जाते हुए उन्होंने वहीं कुछ ना कुछ करके और मसला संभाल लिया, लेकिन जीवन को तो संकटापन्न बना रही थी ये उपाधि, ठीक है। नो डाउट टांग में कारित की गई थी, ठीक है, और उपाधि कारित करने के आशय से ही कारित की गई थी, क्योंकि मृत्यु की संभाव्यता अगर पता होगा कि इसकी वेन कट सकती है यहां मारने पर, तब तो मसला 307 में गया, क्योंकि फिर तो आशय आ गया, फिर तो ज्ञान आ गया कि मेरी इस उपाधि से इसकी मृत्यु हो सकती है। कुछ नहीं मालूम है आपको, अंधाधुंध चाकू चलाया और गई धमनी। जब चाकू चलाया आपने जांग पर तो धमनी गई, लेकिन आपको यह मालूम नहीं था कि इस चाकू से धमनी चली जाएगी, यह मालूम नहीं था आपको, ठीक है ना। और न धमनी काट डालने के आशय से आपने चाकू चलाया था। या तो चलो आप बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर होते कि आपको शरीर रचना के बारे में इतनी जानकारी है कि आपको खूब मालूम है कि चाकू इस स्थान पर लगेगा तो धमनी ही कटेगी, तब बात अलग हो गई, तब तो मसला फिर पहुंच गया 307 में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको कम से कम यह तो मालूम था चाकू चलाते समय कि जब चाकू इसके लगेगा तो इसे शारीरिक पीड़ा होगी, ये तो मालूम था। इस ज्ञान से तो चलाया, तो उपाधि तो कारित की आपने, और चूंकि धमनी कट गई तो इसलिए इस उपाधि ने इसका जीवन संकटापन्न कर दिया, और चूंकि इसका जीवन संकटापन्न हो गया, इसलिए यह उपाधि की जो 8 श्रेणियां बताई गई हैं जो उपाधि को घोर कर देती हैं, उस श्रेणी में आ गई, ठीक है ना। तो हमें सर्वाधिक जो दिक्कत होती रही हमेशा समझने में, वो इसी उपाधि को समझने में होती रही जो जीवन को संकटापन्न बनाती है। और समझने में दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि हम इन शब्दों को मिस कर देते थे उस समय, जो मसले को 307 या 308 में ले जाते हैं कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय थे, यानी वहां उपाधि कारित करने से पूर्व आपके मन में यह आशय होना चाहिए कि हम जो उपाधि कारित करेंगे इससे इसकी मृत्यु हो जाए, और यह आशय होना चाहिए। इसका मतलब आप में यह आवश्यक रूप से ज्ञान होगा ही कि आपके इस कार्य से इसकी मृत्यु हो सकती है, तभी तो वो काम करेंगे। अगर हमारा आशय यह है कि हम आपकी मृत्यु कारित करें, तो हमारे मुताबिक जिस काम से आपकी मृत्यु हो सकती होगी वही काम तो हम आपके मृत्यु कारित करने के लिए करेंगे। आशय में ज्ञान तो होता ही है। तो हमने जो उपाधि आपको कारित की वो उस श्रेणी की नहीं है, वो सिर्फ उपाधि है, सिर्फ उपाधि। हमने चाकू टांग में मारा, उपाधि कारित की। उपाधि कारित की क्यों? इसलिए क्योंकि 115(1) डिफाइन कर रहा था, 114 डिफाइन कर रहा था। 114 उपाधि की परिभाषा दे रहा था और 115(1)
स्वेच्छा उपाधि कारित करने की डेफिनेशन दे रहा था। हमने न सिर्फ उपाधि कारित की बल्कि स्वेच्छा उपाधि कारित की, क्योंकि हमने चाकू चलाया और हमें मालूम था चाकू चलाते समय कि इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक पीड़ा होगी, तो हमने उपाधि कारित की और उपाधि तत्काल घोर बन जाएगी यदि वह उपाधि स्वयं में इस स्वभाव की है कि वह जीवन को संकटापन्न कर दे। और चूंकि धमनी कट गई, जीवन संकटापन्न हुआ, इसलिए उपाधि स्वयं में इस प्रकार की बन गई, मेरे द्वारा कुछ किए बिना, मेरे द्वारा उपाधि कारित करने के लिए जो काम किया गया, उस काम के अलावा कुछ और किए बिना उस उपाधि ने क्या किया, जीवन को संकटापन्न कर दिया। और कुछ नहीं किया हमने, वहां उपाधि भी कारित करते हैं और साथ में विशेष प्रकार की मानसिक दशा, इसकी मृत्यु हम कारित कर देंगे, ये भी विद्यमान होती है। यहां सिर्फ उपाधि कारित करने की मानसिक दशा ये तो विद्यमान थी, ठीक है, हम चाकू जानबूझकर चला रहे थे, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं थी। और फिर भी जो उपाधि कारित हुई उसका नेचर ऐसा था कि उसने जीवन को संकटापन्न कर दिया। तो अब इस उपाधि को साधारण उपाधि की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है। तो इसलिए यहां इन्होंने कहा कि कोई उपाधि जो जीवन को संकटापन्न करती है या ऐसी उपाधि है जिसके कारण उपाहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। अब देखिए फिर स्थायी नेचर आने लगा, ठीक है ना। सामान्य उपाधि घंटा 2 घंटा उसका प्रभाव रहा, 15 दिन तक वो तीव्र, खाली शारीरिक पीड़ा में भी नहीं है, तीव्र शारीरिक पीड़ा में है। तीव्र शारीरिक पीड़ा, तीव्र एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है, या तो तीव्र शारीरिक पीड़ा में है। और पहले यहां एक या की बजाय हमें जहां तक याद है और था, ठीक है ना, अब या आ गया है। संभवतः जहां तक हमें याद है, कोई जरूरी नहीं हमें सही याद हो, ठीक है ना। फिर कहता तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। आपका मामूली कामकाज क्या है, जो हर कीमत पर आप खुद करते हैं, नहाना धोना, ये सारी चीजें ये मामूली कामकाज के अंतर्गत आती हैं। आपको जो उपाधि पहुंचाई गई उससे या तो आप तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहे, कितने दिन, 15 दिन, या और ये जो 15 दिन है ये इसके पहले भी पढ़े जाएंगे, ये 15 दिन तक आप अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहे। अगर ये उपाधि की श्रेणी है तो भी इस श्रेणी को सामान्य उपाधि नहीं कहा जा सकता, तब ये घोर उपाधि इस रूप में जानी जाएगी। तो उपाधि की निम्न किस्में घोर कहलाती, केवल निम्न किस्में ही घोर कहलाती है। और इन निम्न किस्मों के घोर समझे जाने के पीछे, ठीक है, एक तर्क भी है, क्योंकि यहां जो शारीरिक पीड़ा होगी वो सामान्य तरीके की नहीं है, वो कुछ उससे अलग हटकर है। फिर आगे कहता है स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। जो कोई स्वेच्छा उपाधि कारित करता है, उसने ये नहीं कहा स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करता है, क्योंकि उपाधि ही घोर बन जाएगी। उसने घोर उपाधि कारित करता है ये शब्द नहीं कहा, क्योंकि उपाधि की ही निम्न किस्में घोर कहलाती है। घोर उपाधि नाम की कोई अलग से चीज होती ही नहीं, घोर उपाधि नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। इसीलिए कृत्य इसकी आलोचना होती है, जो किया जाएगा उसकी आलोचना होगी, क्योंकि जो है उसी के बारे में कुछ कहा जा सकता है, जो है ही नहीं उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब आप कुछ करोगे तो आपका कृत्य होगा, उसकी आलोचना संभव है। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो कुछ है ही नहीं, उसकी आलोचना हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है जो कुछ करेगा आलोचना भी उसी की होगी, क्योंकि जब आप कुछ करोगे तो सब कुछ करना ही लोगे। ये तो सिर्फ भगवान जी के लिए, ठीक है, संभव है कि वो सब कुछ, वो जो करने योग्य है वो सब कुछ वो कर लें। वो सब कुछ तो आप कर नहीं पाओगे, और आप जो कुछ कर पाओगे वो भी उतना कर पाओगे
जितना होना चाहिए यह भी आपके बस की बात नहीं। आप जो कुछ कर पाओगे वो भी अपनी मानवीय क्षमता में ही कर पाओगे, जितना संभव होगा उतना ही कर पाओगे। कहते हैं लक्ष्य हमेशा 60, 70, 80, बहुत हो गया तो 90, इतने प्रतिशत ही प्राप्त होता है। इससे ज्यादा प्राप्ति नहीं हो सकता। प्राप्त होगा कैसे? मानवीय क्षमता में कोई जो कुछ करना चाहता है वो सब कुछ हो नहीं जाता। कहते भी हैं कि जो कुछ मांगते हो वो सब कुछ मिल ही थोड़ी जाएगा। 100 मांगोगे तो 10 मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि सरकारों की आलोचना बड़ी आसान बात है, क्योंकि सरकार कुछ भी करे वो सब कुछ तो कर नहीं सकती। वो जो कुछ होना चाहिए वो तो कोई नहीं कर सकता भगवान के अलावा। और सरकार कुछ भी करे उसमें कमी होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी काम आप करोगे तो मानवीय क्षमता में, उसमें तो कमी होनी ही है। इसीलिए आप देखें कि सरकार के कृत्यों की आलोचना ये बड़ी आसान है, सब बता करते रहते हैं। और जब उनसे खुद कहा जाए कि जरा तुम करके दिखाओ तो तुरंत लंबे लंबे लेट जाएंगे, उनसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो जो है आलोचना भी उसी की हो सकती है, जो है उसी के बारे में कुछ कहा जा सकता है, जो है ही नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उपहति यही है, घोर उपहति है ही नहीं, घोर उपहति नहीं है, क्योंकि उपहति की निम्न किस्में घोर कहलाती है। घोर उपहति अलग से कुछ नहीं है। इसीलिए उसने यहां कहा कि जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है, घोर उपहति तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि घोर उपहति तो होती ही नहीं है, उपहति होती है। और वो जब 8 किस्मों में पहुंच जाती है तो घोर कहलाती है। ठीक है, तो कहता है जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति है। और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति हो, यानी दोनों बातें उसने कह दी, दोनों बातें कह दी, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है। यह कहा जाता था आपने जानबूझकर उसकी टांग पर लाठी इसलिए मारी कि तुम तोड़ दो उसकी टांग। देख पिक्चर में कहता है इसकी टांगे तोड़ दो, और उन्होंने ली लाठी और दम टांगे ही तोड़ दी। तो आप जो उपहति जानबूझकर कारित कर रहे हो वो उपहति की वो किस्म है जिसे घोर माना जाता है। आपने जानबूझकर आशय पूर्वक उपहति की वो किस्म पहुंचाई है जो घोर उपहति इस श्रेणी की है। तो मामला पहले वाले खंड में आ गया है। कौन से खंड में? कहता है यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य घोर उपहति है, इस श्रेणी में आ गया मामला। जब उन्होंने कहा टांगे तोड़ दो, तुमने टांगे ही तोड़ दी, तब इस श्रेणी में आ गया मामला। ठीक है, और अगला कहता और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है, यानी अब आपने चाकू चलाया, जांग पर चलाया और धमनी कट गई, इस श्रेणी की। ठीक है, यदि वह उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जो वह कारित करता है, इसका मतलब आशय पूर्वक कारित नहीं की। घोर उपहति कारित करने के लिए जरूरी जो उपहति है उसे कारित करने का आशय आपका नहीं था। घोर उपहति कारित होगी ये ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उपहति कारित होगी ये ज्ञान था आपको। तभी उसने कहा और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति हो, यानी आपने कारित की उपहति, और वह उपहति क्या थी? घोर उपहति थी, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति करता है, यह कहा जाता है। यानी दोनों दशाओं में आप जानबूझकर किसी की टांगे तोड़ दोगे तो भी, क्योंकि अस्थि का भंग हो गया, उपहति की वो श्रेणी आपने जानबूझकर कारित की है जो घोर उपहति की श्रेणी के, तो भी घोर उपहति आपने कारित की। यदि आपने उपहति कारित करनी चाहिए
और उसकी टांग टूट गई, तो भी आपने घोर उपहति ही कारित की और स्वेच्छा घोर उपहति कारित की, क्योंकि आप उपहति तो कारित करना ही चाहते थे और जो उपहति आपने कारित की वो घोर उपहति की श्रेणी की हो गई। दोनों बातों को यहां कह दिया गया। अगर दोनों में से कोई काम आपने किया है तो आपने स्वेच्छा घोर उपहति कारित की। स्पष्टीकरण कहता है कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह संभाव्य जानता हो। किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि अगर आप कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है। आपने क्या किया? आम तोड़ने के लिए ईंट चलाई, किसी की खोपड़ी पे लगी, ठीक है ना। तोड़ना क्या चाहते थे? आम। उपहति कारित नहीं करना चाहते थे, उसकी खोपड़ी नहीं तोड़ना चाहते थे, आम तोड़ना चाहते थे। ठीक है, आम तोड़ना चाहते थे। हुआ क्या? उपहति कारित हुई है। अब यह उपहति घोर उपहति की श्रेणी में जा सकती, क्योंकि उपहति की निम्न किस्म में घोर कहलाती है। लेकिन चूंकि आपकी इच्छा, आपका आशय या आपका ज्ञान उपहति कारित करने का ही नहीं था, तो भले ही ऐसी उपहति हुई है जिसे इस संहिता के मुताबिक स्वेच्छा उपहति कारित करना कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे स्वेच्छा उपहति कारित करना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और जब स्वेच्छा उपहति कारित करना नहीं कहा जाएगा तो घोर उपहति कारित करना तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उपहति की निम्न किस्में घोर कहलाती हैं। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए क्योंकि उपहति कारित करने का तो आशय ही नहीं था। उपहति कारित करने का आशय नहीं था, खोपड़ी तोड़ना यह आशय नहीं था, आम तोड़ना आशय था। टूट खोपड़ी गई, ठीक है ना, टूट खोपड़ी गई। तो अगर किसी का उपहति कारित करने का आशय नहीं है, ठीक है, तो घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपहति की निम्न किस्में घोर कहलाती है। हालांकि ये कहने की अलग से जरूरत नहीं है स्पष्टीकरण में, वो तो बात शुरुआत से ही स्पष्ट है कि जो जानबूझकर उपहति कारित करेगा या ये ज्ञान रखते हुए कि किसी को उपहति कारित हो, और फिर अगर वो 8 किस्मों में से किसी एक तरह की हो जाए तो घोर उपहति है, ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ स्पष्टीकरण में कहा जाता है वो धारा में होता ही होता है हमेशा। ठीक है, स्पष्टीकरण में बात को और ज्यादा क्लियर किया ही जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि किसी ने घोर उपहति कारित की है, यह नहीं कहा जाता सिवाय तब के जबकि वो जानबूझकर उपहति कारित करना चाहता था या जानबूझकर उसने उपहति कारित की है, करना चाहता था या की है, और वो इस श्रेणी में पहुंच गए कि वो घोर हो गए। अदरवाइज उसने उपहति कारित की कहा ही नहीं जाता, और जब यह नहीं कहा जाता तो घोर उपहति कारित की यह भी नहीं कहा जाएगा, भले ही आदमी को चोट लग गई। ठीक है ना। दृष्टांत देखें, कहता का यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह या के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता। ठीक है, अब ये उसने उदाहरण दिया, एक किस्म की घोर उपहति आप कारित करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट किस्म की घोर उपहति हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चेहरे का विद्रूपीकरण चाहते थे, वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसे 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा हुई। एक किस्म की आप कारित करना चाहते, दूसरे किस्म की हो गई, तो आपने घोर उपहति कारित की, क्योंकि ये इमैटेरियल है कि दूसरे किस्म की हो गई। तो यहीं तक आज रखेंगे, और हमें लगता है उपहति का चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि उपहति में जो मुख्य होता है वो इसी को डिफाइन करना होता है, इसके बाद ज्यादा डिफाइन करने को होता नहीं। कल हमें लगता है समाप्त हो जाना चाहिए।